कांग्रेस पार्टी अंधाधुन तरीके से जो मन में आया, जो जबान पे आया, लोगों को आश्वासन देते गया। किसान बहुत नाराज़ है, मायूस है और इस चुनाव में मैं समझता हूँ उनको सबक सिखाएंगे। और खासतौर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जनता जाएगा। मैं समझता हूँ उनको अपने तौर पर भरपूर मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती। ऐसा है, पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम्स हुए, सारा दुनिया जानता है। 2G स्पेक्ट्रम, ये वो, इसलिए उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है। अरविंद केजरीवाल को और हमारे बेटी को, कविता को, अननेसेसरली उसमें जुड़ के, वो बिल्कुल निर्दोष है, वो कुछ जानता भी नहीं है, उससे कोई संबंध भी है या ताल्लुक भी कुछ भी नहीं। डेली लिकर स्कैम इज नॉट ए स्कैम एट ऑल, इट्स ए स्कैम क्रिएटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। इट्स ए पॉलिटिकल स्कैम ऑफ नरेंद्र मोदी। बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई संभव नहीं, ये कोई असंभव बात नहीं है, असंभव की बात होता ही नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। आप लीड करेंगे उसे? डेफिनेटली आई विल प्ले ए बिग रोल। कांग्रेस पार्टी अंधाधुन तरीके से जो मन में आया, जो जबान पे आया, लोगों को आश्वासन देते गया, बिना किसी सोच समझ के, सिर्फ वोटों के चक्कर में। 6 गारंटीज बोल के सोनिया गांधी, सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यहाँ के मुकामी लोग पूरे मिलकर एक जलसा कर उसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से बोले ये 6 गारंटी अमल करने के लिए हम सत्ता में आने के फौरी बाद इसको एक एक्ट का शक्ल देंगे, बिल पास करेंगे और 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ उन्होंने 420, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो नंबर ऐसा हुआ, 420 और आश्वासन दिए हैं लोगों को, 420। उसमें से एक भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करे, एक भी। ये एक चीज़ सिर्फ ये किया है कि फ्री बस औरतों के लिए, और वो हंसी मजाक हो गया। लोग खुद, औरतें खुद उसको तू बोल रहे हैं, औरतें खुद नहीं समझ रहे उसको, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके। तो एक भी नहीं किया, जो कर सकते थे नहीं किया। सबसे अजीब बात इसमें से ये है कि हम रईतु बंधु देते थे किसान के लिए, किसान बंधु प्रोग्राम था। 1 एकड़ को हम 10,000 रुपये हर साल देते थे निवेश के लिए। उन्होंने कहा कि हम 15,000 देंगे। और अजीब बात यह है कि हमारा 5,000 भी वो नहीं दिया अभी, पहला जो देना है, पहले फसल के लिए। साल में 2 फसल होते हैं ना हमारे पास, तो एक फसल को 5, एक फसल को 5 हम देते थे। उन्होंने कहा 5 ने हम 7.5 देंगे, लेकिन वो 5,000 भी नहीं दे पाए एक, और सारे किसानों को जैसा हम देते थे नहीं दे पाए। उससे आज किसान बहुत नाराज़ है। और जो स्थिति दिख रही है उनमें कोई तालमेल नहीं है, कैबिनेट का एकजुट नहीं है, जो मनमानी कर रहे, कौन क्या करता नहीं समझ में आता, और 100% फ्लैप हो गया, और ये नहीं कर पाएंगे, मुझे पूरा अंदाज़ा है। लेकिन सर 10 साल जो आपकी सरकार रही, उसमें आपकी सरकार की पहचान कमोबेश ये रही कि एग्रीकल्चरिस्ट वेलफेयर के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो रही। लेकिन राहुल गांधी आजकल लोकसभा चुनाव में किसानों को MSP देने की बात हो, किसानों के कर्जे माफी की बात हो, बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी है, वो पूरा कर पाएगी अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है? तो कहाँ सत्ता आने का मौका मिलेगा उनको? कौन कह रहा है कि उनको सत्ता आएगा? मुश्किल से अगर हो सकता है तो कोalition सरकार आ सकता है, लेकिन तो कांग्रेस खुद में शायद सत्ता में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस देश में, जो स्थिति बन रही है। और दूसरी बात है, कांग्रेस हमारे से पहले 50-55 साल इस देश में, इस राज्य में राज किया, तब भी उनका क्या रवैया था पूरे लोग जानते। अब क्या है, उनके अंधाधुन बयान और अंधाधुन आश्वासन, इलेक्शन प्रॉमिसेस जो होते, उसमें थोड़ी सी पब्लिक पॉलिटिक आ गई, थोड़ी सी। उसका फासला था 1.8%, सिर्फ 1.8% का वोट उनको ज़्यादा मिला, इसलिए उनको सत्ता हासिल हुआ। तो लेकिन ये इन आश्वासनों पे अब मजाक उड़ गया लोगों में। किसान आज रो रहे, एक वादा इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक बात है, तो दूसरी बात यह है उसके साथ ही साथ करंट नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से किसानों को मिलना चाहिए था। कम से कम 10 लाख एकड़ का खेत सूख गया, 10 लाख एकड़ का। किसान बहुत नाराज़ है, मायूस है
और इस चुनाव में मैं समझता हूँ उनको सबक सिखाएंगे। सर, इस चुनाव में आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है? दोनों के साथ है, इसलिए कि दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है, दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है। ये बात कई विषयों में साबित हुआ, तो इसीलिए हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। पिछले 10 साल में जो आपकी सरकार रही उसमें तेलंगाना राज्य की पहचान इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर चॉइस के तौर पे रहा। कंपनी परिंदा है जो निवेशक हैं वो तेलंगाना आने को उत्सुक दिखे और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ। आजकल हर राज्य में सरकारें जो है ये चिंता करती है कि निवेशक राज्य में आए। क्या कांग्रेस पार्टी निवेशकों को तेलंगाना के प्रति रुझाने में कामयाब रहेगी? उनका कभी वो प्रयास नहीं रहा, उनका कभी कोई प्रयास नहीं रहा निवेश लाने का। अगर वो करते तो देश का शक्ल ही बदल जाता था। अब देखिए कांग्रेस का बदमाशी क्या कर रहे, हमारे यात्रा में उनका क्या काम है, देखिए बताइए, देश को बताइए। कांग्रेस वर्कर्स वेलकमिंग यू। नहीं, जो भी है हम खुश है, हम बहुत खुश है। देखिए वो आए कांग्रेस में, लेकिन लोगों में तो उत्साह है, आपको देखकर लोग बिल्कुल, काफी बिल्कुल। खुश नजर आ रहा है। तो आपको देख के काफी खुश नजर आ रहा है। आ रहे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये उनका हालत है। दूसरा सर सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जो जनता है देश की और तेलंगाना की, वो किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या इशू जनता के जहन में आपको लगता है कि है? देश के किसान बहुत परेशान हैं और किसानों के साथ दोनों पार्टियां भी अन्याय किया है आज तक, और खासतौर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जनता जाएगा। मैं समझता हूं उनको अपने तौर पर भरपूर मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती। और जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा, तो भ्रष्टाचार की बात काफी की। क्या तेलंगाना की जो कांग्रेस की सरकार है वो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार किए बिना सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी? ऐसा है, पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम्स हुए, सारा दुनिया जानता है। 2G स्पेक्ट्रम ये वो, इसलिए उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है। वो पूरा जनता जानता है, देश जानता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना तो हंसी मजाक है। दूसरा सर, टीआरएस पार्टी थी, फिर आपने बीआरएस किया। इससे ये जाहिर हुआ कि तेलंगाना के अलावा इंडिया में, भारत में आप अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे। केंद्र में अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो केसीआर साहब किस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? एनडीए गठबंधन के साथ या इंडिया अलायंस के साथ? इसमें आपने 2 सवाल पूछा है। देखिए एक बात तो पक्का है, मैंने बीआरएस किया इसलिए नेशनल लेवल पे जाना चाह रहा था, और महाराष्ट्र से मेरा काम चालू हुआ, और कुछ प्रयास मेरा उड़ीसा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो इस प्रकार का काम चालू करना चाह रहा था मैं। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट द इलेक्शन हियर, वरना हम क्या महाराष्ट्र में क्या कर सकते थे, बहुत बड़ी काम दिखता था मेरा। आज भी मैं चाहता हूँ जो फोर्सेस है, जो पार्टीज है, उनको सिर्फ अपने राज्यों को सीमित रहना नहीं चाहिए। अगर प्रयास कर सकते हैं देश के बारे में कुछ भी करना चाहिए, आगे भी भगवान की कृपा से हम करना चाहते हैं, वो आगे चल के दिखागा। दूसरा सवाल आपका ये था, अगर स्पष्ट बहुमत किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को नहीं आता तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ये तो इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उस समय की बात होगी। एक बात तो तय है, मुझे जहाँ तक समाचार मिल रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कुछ अन्य बड़े बड़े जैसा कि वेस्ट बंगाल में कई जगह, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में, दिल्ली में, कई जगह रीजनल पार्टीज की ताकत बढ़ रही है। दोनों पार्टी से जो लोग मुकरे हुए हैं, रीजनल पार्टीज का ताकत बढ़ रहे हैं। रीजनल पार्टीज भी होंगे जो डिसाइड करने वाले, तय करने वाले रीजनल पार्टीज ही होंगे, ना बीजेपी होगा ना कांग्रेस होगा। तो सर, बिफोर इलेक्शन जो थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई थी, आफ्टर इलेक्शन क्या ये संभव है कि नेशनल पार्टियों को छोड़कर जो क्षेत्रीय छत्रप है, रीजनल पार्टीज है, वो अपना एक अलग फिर से कोalition बनाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? वो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने के प्रयास में मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज का ही बहुत बड़ा योगदान होगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 400 पार, इधर अदर साइड जो है 2 फेज में वोटिंग परसेंट काफी कम रहा है। क्या प्रोडिक्शन आपका है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री के मन में जो है कहते हैं 400 पार, ये पार वो पार करके
वो देश को गुमराह कर रहे हैं अभी 10 साल से। देश जान गया नरेंद्र मोदी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली उनको सीट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने की संभावना आपको एनडीए अलायंस को और इंडिया अलायंस को दिख रहा है? इंडिया अलायंस कोई चीज़ है ही नहीं बहुत बड़ा। एक्चुअली इंडिया अलायंस जो है वो भी बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, चाहे बहुत पार्टी चले गए उससे, लेकिन जो कुछ भी है 200 के आसपास उनको सीट मिल सकते हैं। इंडिया अलायंस को या एनडीए को? एनडीए, एनडीए ओनली 200। यस यस। एंड सर, सेंट्रल एजेंसीज जो है, काफ़ी फेस किया आपने, सेंट्रल एजेंसीज को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव भी चल रहा है और सेंट्रल एजेंसी का विपक्ष जो है वो एक स्वर में आलोचना करती रही है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से एजेंसीज? ईडी, सीबीआई, आईटी। ईडी, सीबीआई, आईटी तो मोदी के पॉकेट के हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो शाखाएं रहते हैं ना दूसरे, जैसा कि महिला विभाग, एससी विभाग, ये भी बीजेपी पार्टी के सेल्स बन गए। उसको उसके नाम बदल के बीजेपी सेल्स बोल के रख लेना चाहिए। सारा देश जान गया इसका कितना दुरुपयोग हुआ, कितना वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कितना नाजायज एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, कितना ज़बरदस्ती आज इन लोगों की तरफ से देश से निवेश निकलते जा रहा है। उद्योगपति भी परेशान है, पूंजीपति भी परेशान है, और सारे लोग देश से निकल रहे हैं, देश से भाग रहे। एक ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, इट वॉज ब्रेन ड्रेन, नाउ इट इज़ कैपिटल ड्रेन फ्रॉम इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एजेंसीज। सर, के कविता तेलंगाना की बेटी है और जेल में है, क्या इससे आपको लगता है कि बीआरएस पार्टी को जनता की सहानुभूति हासिल होगी या फिर कुछ और इसका? मैं एक सिंपल बात आपको कहूँगा, उन्होंने हर आदमी को, हर चीज़ को, हर सीएम को तंग किया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी ने, साफ है, कितने सरकारें वो गिराए, कितने एमएलएस को वो खरीदे, कितना गंदा काम उन्होंने किया, देश जानता है। इसी में एक अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव, उनके हाथ नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हम अपने तौर पर चला रहे थे और हम पावरफुल थे, तो इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक उन्होंने साजिश रचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थ्रू उन्होंने एक नाटक रचा के दिल्ली गवर्नमेंट के एक्साइज पॉलिसी को एक स्कैम में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और एक फार्स केस को बना दिया। उसमें कोई केस है ही नहीं, आज तक 1 रुपया कहीं बरामद ही नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, देयर इज नथिंग। इसी को लेके उन्होंने क्या किया, उधर अरविंद केजरीवाल को और हमारे बेटी को कविता को अननेसेसरली उसमें जुड़ के, वो बिल्कुल निर्दोष है, वो कुछ जानता भी नहीं है, उससे कोई संबंध भी है, ताल्लुक भी कुछ भी नहीं। नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूँगा, डटकर कहना चाहूँगा, Delhi liquor scam is not a scam at all. It's a scam created by Mr. Narendra Modi. It's a political scam of Narendra Modi. I openly say it to the whole country. It's not a scam at all. वो एक है। दूसरा, जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, जिन लोगों को जिस तरीके से छोड़ रहे, उसमें से एक को अप्रूवर बना दिया, वो अप्रूवर जाके बाहर जाके उसको बेल मिल गया, बाद में उन्होंने 50 करोड़ मोदी के पार्टी को चंदा दे दिया बॉन्ड्स में। ये सब क्या नाटक है, सब दुनिया जानता है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, हमारे देश के न्याय विभाग पर, जस्टिस डिपार्टमेंट पर हमको पूरा विश्वास है। न्याय विभाग इतना गौर करे, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, मेरा उन लोगों से इतना ही अनुरोध है कि लोगों को एक चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं देना कहाँ तक सही है, ये सारे देश सोच रहा है। मेरा बेटी भी एक एमएलसी है, आज वो स्टार कैंपेनर है हमारे पार्टी का। क्या एमएलसी भाग जाएगा? उनको क्यों बेल नहीं मिल रहा है? महीनों भर, हफ्तों भर कैसा रख सकते हैं? अगर वो कल निर्दोष साबित हो गए तो ये पूरा सज़ा कौन उसको वापस करेगा? कौन इसका डैमेज को कंट्रोल करेगा? तो इसलिए आप समझ सकते हैं, बस हम न्याय विभाग से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि वो गौर करे और चीफ मिनिस्टरों को, जैसा कि हेमंत कुमार हो झारखंड के, हेमंत सोरेन हो, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल हो, जैसे हमारे बेटी कविता एमएलसी हो, कब तक इनको जेल में रखेंगे? ये क्या तरीका है? कोई मजाक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश में। इसको सोचना चाहिए न्याय विभाग को। पहले जब दरखास्त मिला न्याय विभाग के सामने, इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप स्कैम मानते हैं? आपने जिक्र किया अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का। नहीं, मेरे पास भी इलेक्ट्रल बॉन्ड कई लोगों ने दिया, मेरे पार्टी में भी मिला, और हमेशा मैं बताते गया लोगों को। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताते गए भाई इतने बॉन्ड हमको भी आया करके। इसको हम फ्रॉड टोटली नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरीके से मोदी का पार्टी ने लिया है बॉन्ड्स, उससे साफ जाहिर है कि इसको उन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया। तेलंगाना में जब बीजेपी कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप आते हैं तो बिना आपका चर्चा किए
बात पूरी नहीं होती है। कांग्रेस कहती है आप बी टीम है बीजेपी का, बीजेपी कहती है आप बी टीम है कांग्रेस का। आप एक्चुअल में टीम क्या है? आप ए टीम है या दोनों के लिए बी टीम है? हम एक्चुअली तेलंगाना जनता का ये टीम है, हम ना किसी का टीम है। हमारे लिए वो बिल्कुल है ही नहीं है। मैं एक दूसरी बात और बताता हूँ। हमारे राज्य में एक भुवनगिरी म्यूनसिपाल्टी है, वहाँ हमारा बीआरएस का म्यूनसिपल चेयरमैन था। उनको हराने के लिए दोनों पार्टी एक हो गई, और कहीं 5 और म्यूनसिपाल्टी में भी भाजपा और कांग्रेस एक हो गया। हमारे आदमी को, बीआरएस आदमी को उतार दिया, और दोनों बाटलियाँ, एक वाइस चेयरमैन है, एक दूसरा चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक चेयरमैन है। ये उनका मजाक है। अब देखिए कौन किसका बी टीम है। सर, नरेंद्र मोदी तो एनडीए की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से अगर सरकार बनाने की मौका इंडिया अलायंस को मिलता है तो आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं? इट इज़ टू अर्ली टू से नाउ। चुनाव परिणाम देखते हैं। मैं तो समझता हूँ डेफिनेटली एनडीए को भरपूर मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है, ना ही भाजपा को। 272 तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल 100%। आप देख लो परिणाम के बाद उनको सीधा सीढ़ी चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता है, विपक्ष दल और रीजनल पार्टीज क्या सोचते हैं, क्या बैठ के तब जाके कुछ परिणाम बता सकते हैं। रिजर्वेशन को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। ये तो भैया प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में कहा कि 1000 साल याद रखेगा देश, ऐसा काम करूंगा, और तीसरी बार जीत गए। और सभी लोग भी भाजपा के तो कहीं एमपी, कहीं वरिष्ठ लोग, जैसे कि वो जल साधन मंत्री है शेखावत, वो भी दे रहे हैं। क्या गलती है भाई संविधान को संशोधन करने में? क्या गलती है संविधान को नया लिखने में? क्या गलती है? तो इसमें लोगों का बन रहे अटकलें कि बिल्कुल ये पार्टी का रवैया ही है। जानते हैं जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है देश में, तो ये हर किसी को अनुमान है कि भाई ये बिल्कुल रिजर्वेशन निकाल भी सकते हैं। तेलंगाना को लेकर कितना सपना आपने पूरा किया और कितने सपने आपके अंदर अभी बाकी बचा है जो आप तेलंगाना के लिए करना चाहते हैं? 100% तेलंगाना मेरा सपना था, तेलंगाना अलग राज्य बनना, और उसको बना लिया मैंने। अच्छा काम चल रहा था। खैर कांग्रेस के अंधाधुन बयानों से, अंधाधुन आश्वासन से लोग थोड़ा गुमराह हो गए, लेकिन अब वो रियलाइज़ हो गए, बिल्कुल रियलाइज़ हो गए, एकदम फ्रंट है। अब तो निकालना चाहते, गुस्सा इतना निकालना चाहते थे। आप खुद देखेंगे इस पार्लियामेंट चुनाव में 100% हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 में कितने, 17 में कितने? कम से कम 12 तो जीतेंगे हम। 12। एक आप देख लेना। फिर तो मुख्यमंत्री के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो किसको क्या दिक्कत होगा हमको जान नहीं है, लेकिन तेलंगाना जनता के लिए अच्छा होगा। someone in तेलुगु से सर, तेलुगु में मैं चाहूंगा कि आप बता पाएं तेलंगाना की जनता को क्या कांग्रेस 5 साल में वायदे पूरा की और कितना पूरा कर पाएगी? కాంగ్రెస్ అరచేతిలో వైకుంఠం చెప్పి పూర్తిగా మోసం చేసింది. వాళ్ళు ఏ ఒక్క హామీని నిలబెట్టుకోలేదు, నిలబెట్టుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు. వాళ్ళు నిలబెట్టుకుంటున్నటువంటి ఆశ కూడా ఎవరికి లేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్కి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాల్సిందే. के कविता जेल में है और आप उनके पिता हैं, जो आरोप उन पर है उस आरोप को आप कैसे देखते हैं? उसी आरोप में अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। అవన్నీ ఫార్స్ అండి, పనికి మాలినటువంటి. కవిత నిర్దోషి, అమ్మాయికి ఏమి తెలియదు. అసలు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కూడా స్కామ్ కాదు. నేను ఈ మధ్యన టీవీలో కూడా చెప్పాను. తప్పకుండా వాళ్ళు కడిగిన ముత్యాలలాగా బయటకు వస్తారు. అదంతా ఫార్స్, నరేంద్ర మోడీ యొక్క కుట్ర. एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी और इंडिया अलायंस के लिए क्या आकलन है? एनडीए या भाजपा को सीधा तो 272 नहीं मिलेंगे, और एनडीए भी 250 पार नहीं करेगी। थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश आफ्टर पोल फिर आप देखते हैं? क्षेत्रीय दल फिर से एक अलग गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई संभव नहीं, ये कोई असंभव बात नहीं है। असंभव की बात होता ही नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। आप लीड करेंगे उसे? डेफिनेटली आई विल प्ले a big role. I will go with a good number of MPs. I will try to lead the whole thing also. बगल के राज्य जो आपके मित्र भी हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब भाजपा के साथ टेक्टिकल अलायंस में हैं और वहाँ भी चुनाव है। वो भी मारे जाएंगे जब एनडीए में है तो।